हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज के अपने जीएस के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज जो जीएस में हम करने जा रहे हैं वो एट द लास्ट ऑफ द पॉलिटी, इसके बाद हमारे पॉलिटी के लेक्चर्स जो है वो एंड हो जाएंगे और वी विल बी स्टार्टिंग हिस्ट्री बाय द नेक्स्ट क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो जो टॉपिक आज हमने चूज किया है और आज हम डिस्कस करेंगे वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है उन पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं चार, उसमें से पूछा जाता है इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की अगर हम बात करते हैं तो वो संस्थान जो कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ मेंशन्ड है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, वर्णित हैं, उन बॉडीज के बारे में, उन संस्थानों के बारे में या उन आयोग के बारे में हम बात करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है बिल्कुल आपको ऐसे याद नहीं करना है कि बिल्कुल वन बाय वन वर्ड बाय वर्ड याद करना है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का नाम, उसका सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट कौन करता है और उसका जो संबंधित आर्टिकल उससे है तो उसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी बॉडीज हैं या कौन कौन से इंस्टीट्यूशन या संस्थान है या आयोग है जो कि वर्णित है और उनसे संबंधित आर्टिकल कौन से हैं। और इसमें से हम मेन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनको एज मैक्सिमम एज वी कैन हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से। तो इसमें सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है ये वो संस्थान है या वो आयोग है जो कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ मेंशन है। तो मेन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है हमने इसमें याद रखनी है। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, पॉपुलरली नोन एज यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसको हम ईसीआई भी कह सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको हम यूपीएससी कहते हैं शॉर्ट में। और संबंधित आर्टिकल आपको इससे याद रखने हैं। तो इससे संबंधित आर्टिकल है 324, यूपीएससी से संबंधित है 315 से 315 से 330 के अराउंड में। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये है आपका एसपीएससी। ये भी उसी आर्टिकल में है, आर्टिकल 315, जिसमें यूपीएससी के बारे में है। और इसके अलावा जो हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसमें है टॉप मोस्ट फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो है ये आर्टिकल 280 में वर्णित है। दूसरा है आफ्टर फाइनेंस कमीशन देयर इज अ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड
ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये आपका CAG है 148 आर्टिकल में, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं CAG। फिर आता है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल, then commission for SCs और commission for STs। ये है आर्टिकल आपका, ये आर्टिकल है 176 और ये आर्टिकल है 165, ये है 338। तो इसमें, और ये भी सेम 338 में ही जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ये बाय वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाई है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही इनका वर्णन दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके रिगार्डिंग प्रोविजन दिए गए हैं कि इनको अपॉइंट कौन करेगा, इनके फंक्शन क्या होंगे, इनका टाइम पीरियड यानी कि ड्यूरेशन कब तक का होगा, यानी कि कार्यकाल इनका कब तक का होगा। तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट जो याद रखने हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI आर्टिकल 324, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC आर्टिकल 315 से 323, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और फाइनेंस कमीशन 280, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 148 CAG, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 176, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया 165, कमीशन फॉर SCs 338। तो आपको बेसिकली याद रखना है, और कमीशन फॉर STs, अब इसमें दो कमीशन आपको और याद रखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनके जो नाम हैं, एक है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड द सेकेंड वन इज स्पेशल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, स्पेशल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, स्पेशल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो इसमें जो हमें इम्पोर्टेंट पढ़ना है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कुछ UPSC के बारे में भी, और फाइनेंस कमीशन के बारे में जो कि 280 में लिखा हुआ है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 148, और अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में हम अपनी जो स्टेट लेजिस्लेचर वाली क्लास है और पार्लियामेंट वाली क्लास में है उसमें पढ़ चुके हैं, और ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। और क्वेश्चन जो है, आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी याद रखना है कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो इवन इफ देयर इज अ UPSI और UPPCS, तो आपके क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आते हैं इन आर्टिकल से। तो आपको ऐसे ABC 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ABCD 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, और इन 4 ऑप्शन में से आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आपको याद रखना है कि इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर आपको ये सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये याद रहती हैं शॉर्ट में, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को वहां से एलिमिनेट कर पाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे कि एक UPSC में एक क्वेश्चन आया था कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को लेकर कि इसके बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए। सॉलिसिटर जनरल
ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए, यानी कि इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट ये था कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो है ये इसको बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो है इसका ऑफिस दिया गया है। बट ऐसा नहीं है, केवल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो है और एडवोकेट जनरल का ऑफिस जो है वो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉलिसिटर जनरल का जो है ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। तो आपको कंफ्यूज ना कर दे कि सॉलिसिटर जनरल भी तो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, वो भी तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर होगा। तो उसमें कहीं भी गैस वर्क नहीं करना है, अगर आपको श्योर पता है तो ही आप उस पर टिक करके आएंगे। गैस वर्क ऐसी जगह नहीं करना जहां पर आपको उसके बारे में 70% भी श्योर नहीं है। तो जहां पर लगे कि हाँ 70% के करीब श्योर है, तभी आप उसको करेंगे। तो उसके बाद अगर आपको इसमें ऑफिसेस के बारे में बात करें तो हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई के बारे में, और धीरे धीरे हम सभी जो ऑफिसेज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, ईसीआई के बारे में आपको जो है इसमें पॉइंट वाइज याद रखना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, एक तो एएफडीआर के हिसाब से अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इसके फंक्शन क्या क्या होंगे और ड्यूरेशन क्या होगा, और इसको रिमूव कौन करेगा। तो एएफडीआर के हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट, फंक्शन, ड्यूरेशन और रिमूवल के हिसाब से। तो अगर हम इसके अपॉइंटमेंट की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं हम चुनाव आयोग, चुनाव आयोग का जो ऑफिस है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में ये वर्णित है। सबसे पहले तो 324 आर्टिकल 324 में ये वर्णित है, और इसमें अपॉइंटमेंट जो है यानी कि नियुक्ति कौन करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। तो सबसे पहला जो हमारा हेड है यानी कि अपॉइंटमेंट के बारे में क्लियर होना है कि अपॉइंटमेंट इसका प्रेसिडेंट करते हैं। अब अपॉइंटमेंट हो गया प्रेसिडेंट द्वारा। अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंटली यानी कि जब ओरिजिनली ये बना था उस समय एक ही इलेक्शन कमीशन होता था, यानी कि अभी प्रेजेंट में एक इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और उसको असिस्ट करने के लिए 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं अलग से। लेकिन उस समय जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो केवल एक इलेक्शन कमिश्नर होता था। लेकिन ये जो है ईसीआई 10 अक्टूबर अराउंड 10 अक्टूबर 1989 को जो है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई थी और स्ट्रेंथ बढ़ा करके 4 कर दी गई थी। अब इन 4 में क्या होगा कि एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, एक होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसे हम सीईसी कहेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और आपको प्रेजेंट में भी याद रखना है कि प्रेजेंट में इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो प्रेजेंट में इलेक्शन कमिश्नर का भी नाम याद रखना है। तो एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा प्लस 3 अलग से इलेक्शन कमिश्नर होंगे उसको असिस्ट करने के लिए, और तीनों पर चारों जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनकी जो पावर्स होंगी वो इक्वल होगी, यानी कि उनके पद की डिफरेंसेस नहीं होंगे, उनको इक्वल सैलरी मिलेगी, इक्वल काम वो करेंगे और इक्वल जो है उनके पास पावर रहेगी और प्रिविलेज भी इक्वल ही उनको मिलेंगे। तो इसमें याद रखना है कि 3 इलेक्शन कमिश्नर अदर, ये 10 अक्टूबर 1989 को हुआ था क्योंकि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही इलेक्शन कमिश्नर था। फंक्शन की अगर बात करें तो आपको ये याद रखना है फंक्शन में कि जो इलेक्शन कमिश्नर है ये क्या क्या कराते हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्शन का नाम है तो इसको आप इलेक्शन के नाम से याद रखेंगे कि किस किस के इलेक्शन कराते हैं। तो ये इलेक्शन कराते हैं जितने भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के यानी कि विधानसभा के, स्टेट लेजिस्लेचर के, लेजिस्लेचर,
और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सबके जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन पंचायत के इलेक्शन कराता है। और पंचायत के इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत पॉपुलर बॉडी है, तो आपको उसमें काफी जो है उसे रॉन्ग मार्क कर दिया था, लेकिन जिसको पता है वो उसको कर आया था सही। बट आप सही आंसर जान लीजिए कि इसमें एक क्वेश्चन था, ऐसे कहीं भी रैंडमली आप उसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन था कि पंचायत के इलेक्शन कौन कराता है, पंचायत के चुनाव कौन कराता है, कौन कराता है। तो पंचायत के जो चुनाव है वो कराने की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इसमें रोल नहीं रहता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एक एडवाइजरी तो जारी कर सकता है स्टेट इलेक्शन कमीशन को, बट पंचायत के इलेक्शन की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंडक्ट कराने की, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की होगी। तो इसमें आप रखेंगे आंसर राज्य चुनाव आयोग या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग या स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इसमें आपको याद रखना है इलेक्शन कमीशन के बारे में, और इसमें और भी जो बातें हैं आपको याद रखनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर जो है आपको ये भी याद रखना है कि ये बॉडी केवल इलेक्शन कराने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि ये एक एडवाइजरी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करती है, और उसके साथ साथ जो है इसके वर्क जो है क्वासी जुडिशियल भी है। तो वर्ड क्वासी जुडिशियल जहां भी आपको समझ में आए तो आप याद रखिएगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है, कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई विवाद बन जाता है इलेक्शन को लेकर, तो वो विवाद सुलझाने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके पास पूरा ज्यूरिडिक्शन है, पूरी पावर है कि वो जो इलेक्शन को लेकर जो है कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो पनिश भी कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एडवाइस भी कर सकता है उस पर्टिकुलर उसमें, और विवाद को सुलझाने के लिए भी उसके पास पूर्ण पावर होती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगर हमने सबसे पहले देखा अपॉइंटमेंट के बारे में कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट आप याद रखेंगे कौन करता है, प्रेसिडेंट। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करता है। करंट में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनका नाम याद रखना है चीफ इलेक्शन कमीशन, जो है चीफ ECI जो है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है प्रेजेंट में है उनका नाम है राजीव कुमार। तो आपको याद रखना है प्रेजेंट में कौन है, राजीव कुमार। पूछ लिया जाता है, और अगर पूछ लिया जाता है तो आपको हमेशा ये चीजें याद रहनी चाहिए, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि यूपीएससी का चेयरमैन कौन है, तो प्रॉब्ली किसी को नहीं पता होगा, या फिर ECI कौन है हमारा प्रेजेंट में नहीं पता, फाइनेंस कमीशन कौन है नहीं पता। तो ये जो क्वेश्चन है ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें नहीं पता, इनको एक बार गूगल करके और इनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो राजीव कुमार है, प्रेजेंट में अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। अब इसमें हमने अपॉइंटमेंट के अलावा एक चीज और देखी थी कि 10 अक्टूबर 1989 को जो है 3 इलेक्शन कमिश्नर और ऐड किए गए थे, यानी कि 3 इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ऐड किए गए थे ECI को असिस्ट करने के लिए। उसके साथ साथ जो है क्योंकि कार्यभार बहुत ज्यादा हो रहा था। अब ड्यूरेशन की अगर हम बात करें कि इनकी ड्यूरेशन कितनी रहती है, तो ड्यूरेशन कहीं नहीं दी गई है कि कितनी ड्यूरेशन इनकी होती है, बट लाइकली और ऑब्वियसली 5 साल का जो है इनका ड्यूरेशन होता है। लेकिन प्रेसिडेंट का प्लेजर होता है, यानी कि प्रेसिडेंट चाहे तो इनका टेन्योर आगे बढ़ा सकते हैं, फिक्स्ड टेन्योर नहीं दिया गया था। तो बेसिकली माना जाता है 5 ईयर और फिक्स्ड माना जाता है 5 ईयर, लेकिन प्रेसिडेंट जो है इनको कभी भी रिमूव कर सकते हैं और कभी भी इलेक्ट कर सकते हैं।
तो इसमें एक और आपको बात याद रखनी है, फिर आर्टिकल की बात आएगी। अगर आर्टिकल की हम बात करें तो आर्टिकल 324 डील करता है, और उसके साथ साथ जो है इसमें इलेक्शन कराने को लेकर जो पावर है वो भी याद रखनी है। अब बात आती है इसके ज्यूरिडिक्शन की, तो इसके पास जो पावर होती है वो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी यानी सलाह योग्य, या सलाह कह सकते हैं, परामर्श कह सकते हैं एडवाइजरी, और क्वासी जुडिशियल। तो एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो आपको याद होगा कि जो भी इलेक्शन के लिए चुनाव के निर्वाचन आयोग के आईडी कार्ड भी अगर इशू होते हैं तो वो भी जिम्मेदारी किसकी है, ये इलेक्शन कमीशन की। तो स्टेट जो रोल्स होते हैं या इलेक्शन रोल्स जिसे हम कहते हैं, जो लिस्ट होती है, जो सूची होती है, उसमें जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनको शामिल कराना, उनकी लिस्ट बनाना, जिन जिन की एज 18 ईयर्स हो गई है वोटर्स की, उसकी जो है पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो निर्वाचन आयोग की होती है। निर्वाचन आयोग ही देखता है कि कौन यहाँ पर हमारी कंट्री में इस योग्य हो गया है वोट देने के लिए, तो उसको स्टेट रोल में और इसमें निर्वाचन आयोग के जो रोल होते हैं, लिस्ट होती है, उसमें शामिल करने का भी जिम्मा इनका होता है। पार्लियामेंट के स्टेट लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने का भी जो जिम्मा होता है वो इन पर होता है। और इसमें बात याद रखनी है कि पंचायत के इलेक्शन ये नहीं कराते। एडवाइजरी में आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जो वो किए हैं इशू, जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपने सुना होगा, आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये कौन जारी करता है, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करता है, यानी कि आचार संहिता, और ये इनके एडवाइजरी रोल में भी आता है आचार संहिता। जैसे कि इलेक्शन से कुछ समय पहले जो है ये कहा जाता है कि अब आचार संहिता लग गई है तो अब प्रचार जो है वो बंद कर देना चाहिए, और इसका उल्लंघन अगर हुआ तो इलेक्शन कमीशन जो है उस पर्टिकुलर पार्टी को, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पनिश करेगा। तो आचार संहिता भी यही जारी करते हैं, तो एडवाइजरी में आता है। दूसरा, इसमें आपको ये भी याद रखना है कि पार्टी को जो चिन्ह दिए जाते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको चिन्ह जो दिए जाते हैं वो भी चुनाव आयोग का काम है, उनको चिन्ह देना, पार्टी का रजिस्टर करना उस पर्टिकुलर पार्टी को, ये भी चुनाव आयोग के ही उसमें है, फंक्शंस में आता है। अब क्वासी जुडिशियल की बात कर लेते हैं। क्वासी जुडिशियल का बेसिकली क्या है कि इनके पास कुछ न्यायिक शक्तियां भी होती हैं। तो कुछ न्यायिक शक्तियां भी होती है, जैसे कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, यानी कि कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है या डिस्प्यूट अराइज हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर पार्टी में, आचार संहिता का किसी ने उल्लंघन कर दिया, या फिर जो इलेक्शन कमीशन द्वारा बनाए गए कुछ रूल्स है इलेक्शंस को लेकर, उनका अगर किसी ने उल्लंघन कर दिया है तो वो जो डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं उनका भी डिस्पोज करने का जो एक तरह से पावर दी गई है, उनको डिस्पोज ऑफ करने की, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये अपने आप में बहुत पावरफुल बॉडी है, और इसका जो ऑफिस है वो इंडिपेंडेंट बनाया गया है। इसकी सैलरी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है, और ये चार्ज नहीं होती है, वोटेड नहीं होती है इनकी सैलरीज, और इक्वल सैलरीज होती है सभी सदस्यों की। तो इस हिसाब से आपको याद रखना है। बट अब 2023 में एक मेजर चेंज आया, जिस चेंज को आपको याद रखना है। तो 2023 में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट को लेकर बहुत बड़ा चेंज आया, और ये अपॉइंटमेंट को लेकर आपको 2023 का जो चेंज है वो याद रखना है, और इसे लिखना भी है कि क्या चेंज आया। तो 2023 में अपॉइंटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो इनके अपॉइंटमेंट को लेकर जो है जजमेंट पास की थी कि इंडिपेंडेंस जो है इसकी होनी चाहिए, और आर्बिट्रीनेस नहीं होनी चाहिए, और इनके जो इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव है वो निष्पक्ष होना चाहिए। तो इसमें एक अपॉइंटमेंट कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी में जो है पीएम होंगे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लीडर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन
किसके? क्वासी जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर बॉडी को कुछ वो भी प्राप्त है, यानी कि न्यायिक जो वो है जिम्मेदारियां या न्यायिक शक्तियां कह सकते हो, तो न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। तो इसमें आपको याद रखना है, एक तो पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और 2 मिनिस्टर, 2 अदर मिनिस्टर्स इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, 2 अदर मिनिस्टर्स। तो 2023 में आया, इस एक्ट का नाम आप लिख लीजिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर अपॉइंटमेंट एक्ट एंड अदर कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एक्ट। अपॉइंटमेंट एक्ट। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट एक्ट जो है, इसको बनाया था, अभी पास किया गया था 2023 में, और इसमें कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, अब वो एक पैनल बना होगा, इसको पूरे को हम कह सकते हैं एक पैनल। तो पैनल बनेगा, और इस पैनल में कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, 2 अन्य मंत्री होंगे जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, उनके द्वारा ही ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर जो है इनका चुनाव करेंगे। तो मेजर चेंज आया 2023 में, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्णित है उसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, और अब जो ये पैनल बन गया है 2023 में, तो इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत डायनामिक हो गया है आपका सिलेबस, और उसके हिसाब से, क्योंकि करंट जो है ये डायनामिक है, करंट हमेशा बदलता रहता है, और इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट ऐड होते रहते हैं पॉलिटी में, कुछ नया एक्ट आ गया तो उसमें से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है इस एक्ट का नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर अपॉइंटमेंट एक्ट 2023, और इसमें इन्होंने इनके पैनल की बात की। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपको ये भी याद होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में कौन कौन है, तो आपको या तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे, यदि तीनों ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा 1 या 2, 1 या 3, या 1, 2, 3, या फिर नन, या फिर इसमें से कोई नहीं, या फिर तीनों है, तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, 2 अन्य मंत्री या मिनिस्टर्स होंगे जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव में। तो इस तरह से आपको जो है ये याद रखना है। तो एक बार बिल्कुल क्विक सा रिकैप देखेंगे कि ईसीआई का जो ऑफिस है वो आर्टिकल 324 में दिया गया है। अपॉइंटमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है उसमें उसके हिसाब से प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और पहले सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर होता था, अब करंट में 1989 के बाद से 3 इलेक्शन कमिश्नर जो हैं और ऐड कर दिए गए। इसमें इनके जो इलेक्शंस ये कराते हैं, जो फंक्शंस हैं, उसमें पार्लियामेंट्री, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन ये कराते हैं। उसके साथ साथ इनका जो ड्यूरेशन है वो 5 इयर्स का होता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है उसे बढ़ा भी सकता है। तो इसके हिसाब से आपको ये चीजें याद रखनी है। करंट में कौन है इनका नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजीव कुमार। तो राजीव कुमार जो है करंट में बनाए गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इनकी जो एज है, एज को लेकर भी कुछ था कि 65 इयर्स तक ही ये ऑफिस ले सकते हैं, 65 इयर्स के बाद ये रिटायर हो जाते हैं। तो 65 इयर्स विच एवर इज अर्लियर, यानी कि कितनी भी एज है, अगर वो 65 इयर्स तक जो है वो पर्सन चाहे 1 महीने बाद ही वो 65 इयर्स का होने वाला है, वो ऑफिस को वैकेट कर देगा जब तक उसकी 65 इयर्स हो जाती है। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है कि इसमें एज दी गई है मैक्सिमम के 65 इयर्स तक ही वो ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ईसीआई का ऑफिस उसमें रह सकता है।
तो ओवरऑल जो है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं। इसके बारे में एक और हमारी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनी हुई है, और इसमें आपको नाम याद रखना है राजीव कुमार, और इसके क्वासी जुडिशियल फंक्शंस, और नया जो एक्ट आया है ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हम करेंगे तो मोस्ट अवेटेड और वेरी पॉपुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसके बारे में भी आर्टिकल्स में पूछा जाता है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारी कंट्री में आफ्टर द मीडिया द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, अगर हमारी कंट्री में सबसे बड़ा जो सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, जो ब्रिटिशर्स द्वारा दिया गया था, उसके बाद हमने इसको काफी एनहेंस किया है आफ्टर ब्रिटिश, तो वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सबसे पहले तो आपको इसमें याद रखना है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसके बारे में आपको जो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, सबसे पहले तो अभी प्रेजेंट में इसके चेयरमैन कौन है। तो प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है उनका नाम याद रखना है। प्रेजेंट में जो चेयरमैन है इसके, उनका नाम है मनोज सोनी। तो प्रेजेंट में जो चेयरमैन है उनका नाम है मनोज सोनी। और स्टार्ट करते हैं यूपीएससी। तो यूपीएससी यहीं पर लिखेंगे यूपीएससी, और यूपीएससी में सबसे पहले बात करेंगे अपॉइंटमेंट की, या सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल। तो कौन कौन से आर्टिकल है जो यूपीएससी डील करता है। तो आर्टिकल 315 315 से लेकर 323 तक जो है ये डील करते हैं हमारे यूपीएससी से। आर्टिकल 315 से 330 में दिया गया है यूपीएससी का अपॉइंटमेंट, यूपीएससी का टेन्योर, यूपीएससी के जो भी पर्सन है, चेयरपर्सन है, उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है, और ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट है या नॉन इंडिपेंडेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये बातें आपको इसमें मिलेंगी 315 से 323 में। तो 315 से 323 में है। और अगर पार्ट की हम बात करें तो कौन से पार्ट में ये वर्णित है, तो ये है पार्ट 14 में वर्णित, यानी कि भाग 14 में ये दिए गए हैं इसके प्रोविजन। भाग 14 में इसके प्रोविजन दिए गए हैं। अगर इसके अपॉइंटमेंट की बात करें, चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो सबसे पहले हमने याद रखना है प्रेसिडेंट। तो इसके जो चेयरमैन हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट करते हैं वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इसके जो भी सदस्य हैं उनको अपॉइंट करते हैं, और इसके लिए कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है, और ऐसा भी नहीं कहा गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होने चाहिए। जो भी एमिनेंट पर्सन है उनको जो है यूपीएससी के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन कुछ खास दी नहीं गई है। और इसमें आपको याद रखना है कि इसमें यूपीएससी के पैनल में टोटल 9 से 11 मेंबर्स हो सकते हैं, यानी कि 9 से 11 तक मेंबर्स जो है इसमें हो सकते हैं। अगर हम इसके टेन्योर की बात करें कि इसका टेन्योर कितना होगा, यानी कि कार्यकाल, बार बार पूछा जाता है कि कार्यकाल कितना है, तो इसका जो कार्यकाल है वो 6 साल है। तो ये आपको लगेगा बाकी जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे थोड़ा अलग है। 6 इयर्स के लिए इसके चेयरमैन और इसके मेंबर्स जो हैं वो नियुक्त किए जाते हैं। उसमें हमारे यहाँ पर एक आइडियल एज दी हुई है रिटायरमेंट की, दैट इज 65 इयर्स, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई होती है। तो इनका टेन्योर होता है 6 साल का, ये भी आपको याद रखना है। अब मेन बात पर आते हैं, इसका फंक्शन क्या क्या है। तो फंक्शन जो है इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये आईएएस के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के एग्जाम जो है ये कंडक्ट कराते हैं ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज।
ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के एग्जाम ये कराते हैं कंडक्ट। और इसमें आपको एक और बात भी याद रखनी है कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के साथ साथ जो है इसके बारे में रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस भी यूपीएससी जारी करता है। रूल्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस, यानी कि इनके पास सोल अथॉरिटी होती है कि ये किसी भी तरह का चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरह का रूल और रेगुलेशन जो है वो ऐड अपॉन कर सकते हैं इसमें सिविल सर्विसेज में। उसके साथ साथ जो है इसे कहा जाता है वॉच डॉग ऑफ मेरिट इन इंडिया। वॉच डॉग ऑफ मेरिट इन इंडिया, यूपीएससी को कहा जाता है दिस इज अ वॉच डॉग ऑफ मेरिट इन इंडिया। वॉच डॉग ऑफ मेरिट इन इंडिया। तो यूपीएससी जो है इसके फंक्शंस आपको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि नहीं पूछा जाता है, और कि क्या क्या फंक्शंस है ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा। बस आपसे जो पूछा जा सकता है लाइकली वो यहाँ पर है कि इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, इनके मेंबर कितने हैं होते हैं, 9 से 11 तक के मेंबर इनके होते हैं, टेन्योर कितना होता है, तो सबसे अलग टेन्योर इनका है, सभी का 5 इयर्स होता है, इनका 6 इयर्स होता है। और इसमें आर्टिकल आपको याद रखने हैं, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक का जो है वो ये डील करते हैं। और फंक्शन आपको एज यू नो कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के एग्जाम ये कंडक्ट कराते हैं। अब इसमें एक और बात यहाँ पर ऐड कर लीजिए कि ये सिर्फ जो है रिक्रूटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, सिर्फ यूपीएससी रिक्रूटमेंट करता है। रिक्रूटमेंट मतलब उन लोगों को जो है चयन करता, लेकिन रिक्रूटमेंट के अलावा जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, ट्रेनिंग के अलावा ट्रेनिंग के बाद के कार्डर जो दिए जाते हैं कि कार्डर कौन कौन से अलॉट करने हैं सिविल सर्वेंट को, या फिर ट्रेनिंग कौन करेगा, तो ट्रेनिंग जो है वो इनके उसमें नहीं आती अधिकार क्षेत्र में। तो इनके अधिकार क्षेत्र में ट्रेनिंग नहीं आती, तो ट्रेनिंग कौन करता है, तो ट्रेनिंग के लिए हमारे यहाँ पर एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेनिंग एंड पर्सनल। तो पर्सनल मिनिस्ट्री जो है ये मिनिस्ट्री कराती है। अब वैसे आपको याद नहीं रखना है, लेकिन सिर्फ इसलिए डिफरेंस के लिए आपको बताना है कि यूपीएससी सिर्फ रिक्रूटमेंट करता है, चयन करता है, उसके बाद का जो भी प्रोसेस होता है, जैसे कि सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग होती है, सिविल सर्वेंट्स का कार्डर दिया जाते हैं उनको कि कौन कौन से कार्डर में वो काम करेंगे, उनको पोस्ट कौन सी अलॉट करानी है, तो ये सब डिपेंड करता है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो है ट्रेनिंग के लिए जिम्मेदार होती है, उसके बाद जो है सारा काम अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास जाता है, और यूपीएससी सिर्फ रिक्रूटमेंट का काम करती है। तो इसमें आपको ये इंपॉर्टेंट जो बात है याद रखनी है रिगार्डिंग यूपीएससी। और अब अभी करंट में जो है इसके चेयरमैन है मनोज सोनी। फिर एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास इतना टाइम है कि हम कर सकते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, दैट इज द फाइनेंस कमीशन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन जो है ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ आपको इसी हिसाब से याद रखना है कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, टेन्योर कितना और फंक्शन क्या क्या है। तो फाइनेंस कमीशन जो है इसको आपको याद रखना है कि कौन कौन से आर्टिकल दिए गए हैं। तो फाइनेंस कमीशन दिया गया है आर्टिकल, सिंगल एक आर्टिकल है, आर्टिकल 280 दिया गया है। फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, बट ऑब्वियसली प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है इनको अपॉइंट करते हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि प्रेसिडेंट एवरी 5th ईयर में नया फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करेंगे, और प्रेसिडेंट करेंगे एवरी 5th ईयर में। और जैसे कि हमने यहाँ पर याद किया कि अब इलेक्शन कमीशन के चीफ जो थे उनका नाम था राजीव कुमार, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में, मनोज सोनी। सेम ऐसे ही हमें अभी फाइनेंस कमीशन के बारे में भी पढ़ना है। तो 5th ईयर में ये प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, आर्टिकल 280 में दिया गया है। और इसमें प्रेजेंट में कौन है, तो आपको याद रखना है प्रेजेंट में कौन से फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ है, 16th फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ है, 16वां फाइनेंस कमीशन।
तो 16वें फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ है और इनके जो अभी चेयरमैन हैं इस फाइनेंस कमीशन के वो है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। तो अरविंद पनगड़िया जो है ये करंट में चेयरमैन है इस फाइनेंस कमीशन के। और फिर हम आ जाते हैं सीधे फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस पर। तो फंक्शंस क्या क्या है, क्या करता है फाइनेंस कमीशन और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस कमीशन जो है ये रेकमेंड करता है, इट रेकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस और रेवेन्यू। अब किस किस के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, टैक्सेस और रेवेन्यू को किस किस के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करता है, स्टेट, यूनियन एंड स्टेट, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद रखना है फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में दिया गया है। प्रेसिडेंट हर 5 साल में इनको अपॉइंट करते हैं। 16वां फाइनेंस कमीशन इस बार जो है वो गठित हुआ है, जिन्होंने अपना जो है रिपोर्ट सौंपनी है और इनमें अरविंद पनगड़िया जो है वो इस बार चेयरमैन है इसके। उसमें फंक्शन आपको याद रखना है कि जो भी यूनियन और स्टेट है इसके बीच जो टैक्स कलेक्शन हुआ है, यानी कि अब के कंटेक्स्ट में अगर आप लगाएंगे तो जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ है, जीएसटी के भी आपको प्रकार पता है, एक सीजीएसटी है, एक एसजीएसटी है, एक आईजीएसटी है। तो आपको याद रखना है एक सेंट्रल जीएसटी है, एक स्टेट जीएसटी है और एक इंटीग्रेटेड जीएसटी है। तो ये जो तीनों टैक्स है सेंटर कलेक्ट करता है, कुछ स्टेट कलेक्ट करता है और कुछ दोनों कलेक्ट करते हैं इन टैक्सेस को। लेकिन जब ये टैक्स कलेक्ट हो जाते हैं तो ये उस स्टेट ने जिसने कलेक्ट किए हैं उसके पास नहीं रहते हैं, एक्सेप्ट के लिकर वाला जो सब्जेक्ट है या अदर सब्जेक्ट है कुछ इसमें एक्सेप्शनल है। लेकिन ओवरऑल जो है ये जीएसटी जैसे ही कलेक्ट होता है ये अमाउंट वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फॉर इंस्टेंस ये सेंटर है, ये सेंटर है और ये स्टेट है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये जो टैक्स है कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट आप ले सकते हैं, ये टैक्स है। तो ये जो टैक्स है इसके बीच में और इसके बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूट होना है तो वो कोई विवाद ना बने, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही आर्टिकल 280 में दिया गया है कि हर 5 साल बाद जो है प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति करेंगे और वही फाइनेंस कमीशन बताएगा कि कितना टैक्स स्टेट को देना है और कितना टैक्स और कितना रेवेन्यू जो है यूनियन को देना है। तो इसमें याद रखना है कि ये रेकमेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और स्टेट के बीच में टैक्सेस के रेवेन्यू के लिए ये क्या करते हैं, रेकमेंडेशन देते हैं फाइनेंस कमीशन। तो आई होप कि ये क्लियर होगा आपका कि आज हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा और हमने यूपीएससी के बारे में पढ़ा है और अभी हम फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो तीनों के एक तो चेयरमैन के नाम आपको याद रखने हैं, तीनों के आर्टिकल आपको याद रखने हैं, तीनों को अपॉइंट कौन करता है, कॉमन है प्रेसिडेंट। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर बहुत बड़ा चेंज आया था 2023 में, जिसमें कि प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन और अन्य 2 मंत्री जो है उसकी नियुक्ति करेंगे। इसके साथ साथ आपने फाइनेंस कमीशन भी पढ़ा। आई होप कि ये अब आपका क्लियर होगा। काफी इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं इनके आपको याद रखने हैं और इस तरह से पढ़ेंगे तो शॉर्ट में आपको याद हो जाएगा, आपको ज्यादा डिटेल में याद नहीं करना है। और इवन आप नोट मेकिंग भी यहाँ पे बोर्ड पर देख सकते हैं कि नोट मेकिंग भी आपकी होती आ रही है। तो नोट मेकिंग भी आप याद रखिएगा कि आपको बहुत शॉर्ट में याद रखना है। ये फॉर्मेट भी आप याद रख सकते हैं या फिर आप फ्लो चार्ट वाला फॉर्मेट भी याद रख सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर फ्लो चार्ट में लिखा और फ्लो चार्ट में लिख करके फिर इसमें इस तरह से आपने बॉक्सेस बना लिए और इन बॉक्सेस में लिखे नाम। तो ये आपको पता भी होगा फ्लो चार्ट के हिसाब से भी कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन करता है, टेन्योर लिखिए, यहाँ पर लिखिए जो फंक्शंस है उसके बारे में। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसके टेन्योर कितना होता है, फंक्शंस क्या होता है। और एक और बॉक्स बना सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं
कि आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो एक नोट मेकिंग भी आप जो है क्लासेस के थ्रू करते जाइए, जिससे कि शॉर्ट में ये आपका मटेरियल कंसोलिडेट हो जाए। तो इसको आप कर लीजिएगा और नोट्स में। और इसी के साथ ही जो आज की हमारी जीएस की क्लास है यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल जो कुछ टॉपिक रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे एंड वी विल स्टार्टिंग हिस्ट्री बाय द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। तो बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग पर। और गाइज अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपकी ग्रीवेंसेस हैं उनको कमेंट बॉक्सेस में लिख दीजिए। और हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग के साथ एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।